हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर नर्सिंग लेक्चर पर। और आज अपन बात करेंगे ओबीजी के अंदर एंटीपार्टम हेमरेज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समझते हैं कि एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर अपन सिंपल सी बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद से लेकर और बेबी की डिलीवरी होने से पहले बीच में जो भी ब्लीडिंग होती है, अब वो ब्लीडिंग में कितना ही अमाउंट हो, है ना, वो अपने मैटर नहीं करता। बस इसमें सिर्फ इतना सा मैटर करता है कि जो ब्लीडिंग है वो 28 वीक के बाद होनी चाहिए और बिफोर डिलीवरी, इन दोनों के बीच के जो ब्लीडिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, एंटीपार्टम हेमरेज। मीन्स इसमें क्या होगा, अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी और बिफोर बर्थ और डिलीवरी, ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एंटीपार्टम हेमरेज। या फिर अपन से सिंपल सा कह सकते हैं कि ब्लीडिंग फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी और बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज एंटीपार्टम हेमरेज। अब हमें पता है कि जो बेबी डिलीवर होता है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होता है। तो जब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि बिफोर बर्थ या डिलीवरी, इसका मतलब क्या है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को इंक्लूड किया गया है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है किसकी, एंटीपार्टम हेमरेज की। अब इसके जो कोजेस होते हैं उसके अंदर 70% कोजेस जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं प्लेसेंटल ब्लीडिंग से। किससे रिलेटेड होते हैं, प्लेसेंटल प्लेसेंटल ब्लीडिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो 25% कॉजेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, मतलब उसका जो रीज़न है एग्जैक्ट वो अपन को नहीं पता चल पाता है। और जो 5% होता है उसके अंदर होता है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेस, मतलब प्लेसेंटा के अलावा जो कोजेस होते हैं वो किस में आते हैं, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेज। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, देखिए इसके अंदर आ सकता है कि आपका जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, मीन जो सर्विक्स और वजाइनल वाला पार्ट है, उसमें किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटी हो। जैसे कि क्या हो सकता है, सर्विक्स का कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, सर्वाइकल कार्सिनोमा हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, वेरिकोस वेन हो सकता है। इसके अलावा लोकल ट्रॉमा हो जाए या फिर वहाँ पे किसी प्रकार का ट्रॉमा हो जाए, या फिर वहाँ पे जेनेटल रीजन में किसी प्रकार की चोट लग जाए, या फिर क्या हो सकता है, सर्वाइकल पॉलिप। ठीक है, सर्वाइकल पॉलिप मीन्स क्या होता है कि वहाँ पे गांठ बन जाती है छोटी छोटी, तो वो सर्विक्स रीजन का हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लीडिंग होगी, और वो कहाँ से निकलेगी, जेनेटल ट्रैक्ट से निकलेगी। ठीक है। तो मेनली जो है यहाँ पे अपन ने देखा कि 70% केसेस के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा से ब्लीडिंग होती है। अब प्लेसेंटा से ब्लीडिंग होती है तो उसके अंदर दो मुख्य कारण हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है। एक हो सकता है एब्रप्शो प्लेसेंटा, एब्रप्शो प्लेसेंटा। अब अपन ने कहा है कि 70% कोज होता है, तो ये दोनों इक्वली होते हैं, 35%, मतलब 50%। इसका जो प्लेसेंटा के जो कोर्स होता है उसमें 50% कारण जो है प्लेसेंटा प्रेविया की वजह से हो सकता है, और 50% ये एब्रेसिव प्लेसेंटा की वजह से होता है। ओवरऑल ये 70% होता है जो सबसे ज़्यादा कोर्स होता है एपीएच का। उसके बाद में 25% जो होता है वो अनएक्सप्लेन्ड होता है, जिसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और 5% जो होता है प्लेसेंटा के अलावा, जैसे कि सर्विक्स के अंदर कार्सिनोमा हो जाए, या वेरिकोस वेन है, लोकल ट्रोमा, या फिर सर्वाइकल पॉलिप की कंडीशन हो जाए। तो ये अभी तक अभी ने ये देखा कि एंटीपार्टम हेमरेज में क्या हो रहा है कि 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद से लेकर बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी तक क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। अब ये ब्लीडिंग का अमाउंट कितना भी हो सकता है, ठीक है, ये वेरी करता है। और ये ब्लीडिंग जो होगी वो वहाँ कलेक्ट नहीं होती, वाया जेनेटल ट्रैक्ट जो है वो बाहर की तरफ आती है। इसे कहा जाता है एंटीपार्टम हेमरेज। अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स में हमें पता है दो टाइप का है, एक है प्लेसेंटा प्रेविया और एक है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। आज अपन बात करेंगे प्लेसेंटा प्रेविया की, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि प्लेसेंटा प्रेविया होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है। तो प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसका इम्प्लांटेशन अपर यूटेन सेगमेंट में ना होकर लोअर यूटेन सेगमेंटेशन के अंदर हो जाता है। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं अपन, प्लेसेंटा प्रेविया। नॉर्मल कंडीशन देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। यूट्रस में क्या होता है कि ये वाला पार्ट क्या होता है, फंडस होता है। अब ये वाला पार्ट क्या होता है, फंडस।
तो नॉर्मल केस के अंदर या मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो फंडस में एंडोमेट्रियम होती है ना, क्या होती है ये एंडोमेट्रियम, जिसे हम क्या कहते हैं डेसिडुआ कहते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इस डेसिडुआ की पोस्टीरियर साइड में क्या होता है प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है, और इस प्लेसेंटा जो होती है ये बेबी से जुड़ी हुई होती है वाया अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये डेवलपिंग फीटस है, और ये क्या चीज़ हो गई प्लेसेंटा हो गई। ठीक है, ये तो होती है नॉर्मल कंडीशन, जिसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन डेसिडुआ के पोस्टीरियर के यहाँ पे हो जाता है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा फीटस जो है इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है ये नॉर्मल केस होता है, जिसमें क्या होता है पहले बेबी डिलीवर होता है, बेबी डिलीवर होने के बाद में प्लेसेंटा का एक्सपल्जन होता है, और फिर अपन क्या करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। ये तो होता है नॉर्मल प्रोसीजर। बट इन द केस ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा प्रेविया, इसमें क्या हो रहा है कि जो इम्प्लांटेशन है प्लेसेंटा का वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में ना होकर लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये क्या है वजाइना। ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया फंडस, और ये वाले पार्ट हो गए ठीक है, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है किसके अंदर वजाइना के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट ये तो क्या कहलाता है केविटी कहलाता है, ये फंडस कहलाता है, ये फंडस है। उसके बाद में एक छोटा सा पार्ट आता है उसे पेस्टमस कहते हैं, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है इंटरनल ओस, और ये क्या कहलाता है ये वाला पार्ट एक्सटर्नल ओस, और ये क्या कहलाता है सर्वाइकल कैनाल। क्या कहलाता है सर्वाइकल कैनाल। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि नॉर्मल केस में तो यहाँ होता है इम्प्लांटेशन, बट प्लेसेंटा प्रेविया के केस के अंदर क्या होता है कि इम्प्लांटेशन इस इंटरनल ओस के ऊपर हो सकता है। अगर इंटरनल ओस के ऊपर होगा तो कुछ इस तरह से बेबी जो है उससे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है डिलीवरी का उसमें क्या होता है कि पहले बेबी डिलीवर होता है फिर प्लेसेंटा होता है। अगर प्लेसेंटा प्रेविया जो है वो सेंट्रल टाइप का मीन्स इंटरनल को पूरा कवर कर ले, या फिर एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है मार्जिनल कवर कर ले, दो कंडीशन होती है। ठीक है, ऐसे टोटल 4 टाइप्स होते हैं, बट डेफिनेशन अगर बात करें तो प्लेसेंटा प्रेविया का मतलब होता है कि जिसके अंदर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन इंटरनल ओस के बिल्कुल उसको या तो इंटरनल ओस को पूरा पार्शियली कवर कर रखा हो या फिर कंप्लीटली कवर कर रखा हो। ठीक है, उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली, प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और completely over the lower uterine segment is known as प्लेसेंटा प्रेविया। मतलब प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में कहाँ इंटरनल ओस के यहाँ, मतलब लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर जो इंटरनल ओस है उसके बिल्कुल पास में या फिर उसके ऊपर अगर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाता है उसे क्या कहा जाता है प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इंटरनल ओस ये रहा, इस इंटरनल ओस के बिल्कुल एडजेसेंट हो जाए या फिर इंटरनल ओस के ऊपर हो जाए किसका प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन, उसे क्या कहा जाता है प्लेसेंटा प्रेविया की कंडीशन कही जाती है। अब बात करते हैं अपन इसके कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर। अब अगर इसके इंसिडेंस की बात करें कि ये इंसिडेंस की अगर अपन बात करें तो 0.5% से लेकर 1% ये अपन को जो हॉस्पिटल डिलीवरीज होती है मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है उसमें देखने को मिलता है, हॉस्पिटल डिलीवरीज में देखने को मिलता है। और 80% केसेस के अंदर ये मल्टीपेरस वुमेन जो होती है मल्टीपेरस वुमेन उसमें देखने को मिलता है। मल्टीपेरस वुमेन वो होती है जिनके एक से ज़्यादा बेबी हो चुका है। इसके अलावा ज़्यादातर ये 35 ईयर से ज़्यादा जो वुमेन होती है मतलब जिनकी एज ज़्यादा होती है उनमें भी ये देखने को ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके कोजेज़ की कि इसके क्या क्या कोजेज़ हो सकते हैं। तो इसके कोजेज़ के अंदर अगर अपन बात करें इसका एग्जैक्ट कोज तो वो तो क्या होता है अननोन होता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं इडियोपैथिक। तो एग्जैक्ट कोज तो हमें पता नहीं है
बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई है, जिस थ्योरी का नाम क्या है, इस थ्योरी का नाम है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी क्या कहती है? ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे अपन को पता है कि वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। फिर फर्टिलाइजेशन ओवम में जो फर्टिलाइज ओवम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। इस फर्टिलाइज ओवम को हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। अब क्या होता है कि नॉर्मल केस में क्या होता है, ये जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर ब्लास्टुला गेस्ट्रुला होता है, और फिर ये जाके यहाँ पे जाके क्या होता है, इम्प्लांट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अपर यूटेराइन सेगमेंट है वहाँ पर जो एंडोमेट्रियल रिएक्शन है उसका, एंडोमेट्रियल रिएक्शन के जो रिएक्शन होता है वो कम होने की वजह से, और इस फेलोपियन ट्यूब के सीलियरी मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से, सीलियरी मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो क्या हो जाता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में हो जाता है। ये एक्सप्लेन करता है कौन, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी ये कहती है कि फेलोपियन ट्यूब जो है, दो कारण होते हैं, एक तो फेलोपियन ट्यूब जो है वहाँ पे क्या हो जाते हैं, सीलियरी मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से, सीलियरी मूवमेंट एक्सेसिव होने की वजह से, और दूसरा कारण होता है जिसके अंदर अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर एंडोमेट्रियल रिएक्शन कम होती है, एंडोमेट्रियल रिएक्शन कम होने के कारण। इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन हो जाता है वो कहाँ हो जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर हो जाता है, और उसी यही क्या कारण होता है किसका, प्लेसेंटा प्रेविया का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी जो है किसको एक्सप्लेन करती है, तो वो किसको एक्सप्लेन करती है, प्लेसेंटा प्रेविया। अगर ये पूछे कि कौन सा प्लेसेंटा प्रेविया को एक्सप्लेन करती है, तो ये लिखिएगा सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया। सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया क्या करती है, ये एक्सप्लेन करती है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी किस डिजीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, किस डिजीज कंडीशन एक्सप्लेन कर रही है, तो वो प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया में कौन सा टाइप, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया। इसके अलावा और क्या क्या कोज हो सकते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसा कि एक कारण क्या हो सकता है, एक कारण हो सकता है कि यहाँ पे जो कोरियोनिक एक्टिविटी है वो लगातार बनी हुई है, या फिर प्लेसेंटा का सरफेस एरिया ज़्यादा है। एक कारण हो सकता है डिफेक्टिव डेसिडुआ, एक होता है डिफेक्टिव डेसिडुआ के अलावा कि प्लेसेंटा की जो सरफेस है वो बहुत बड़ी है, प्लेसेंटा की सरफेस बहुत बड़ी है, इसलिए वो अपर सेगमेंट में ना इम्प्लांट होके लोअर सेगमेंट में आ रही। बिग सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का बिग सरफेस एरिया कब हो सकता है, जब ट्विंस हो, ठीक है, ट्विंस की जो कंडीशन होती है मेनली उसके अंदर अपन को प्लेसेंटा का सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। तो ये कुछ एग्जैक्ट कोजेज तो हमें नहीं पता है, बट ये रीज़न दे सकते हैं। जहाँ पे एक ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी है, डिफेक्टिव डेसिडुआ है, प्लेसेंटा का बिग सरफेस एरिया होना, ये सारे क्या होते हैं, कुछ कोजेस होते हैं। अब अपन बात करेंगे कि मेनली जो है प्लेसेंटा प्रेविया के कितने टाइप्स होते हैं और उनके बारे में अपन अब बात कर रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रेविया जो है फर्दर कितने टाइप्स हैं, तो टोटल 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप फर्स्ट की। टाइप फर्स्ट को कहा जाता है लो लाइंग प्लेसेंटा प्रेविया। लो लाइंग प्लेसेंटा प्रेविया को समझिए। इसमें क्या होता है कि जनरली प्लेसेंटा का जो मोस्ट पार्ट होता है, मोस्ट पार्ट ऑफ प्लेसेंटा का जो ज़्यादातर पार्ट है उसका इम्प्लांटेशन अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, और लेस पार्ट का इम्प्लांटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है। ठीक है, में ज़्यादातर ऊपर ही होता है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जो होती है वो क्या हो जाती है, पॉसिबल होती है। समझते हैं, एग्जांपल्स हैं। देखिए, ये है यूट्रस। अपन ने माना कि ये क्या है, यूट्रस है, और यहाँ से ये है वजाइना। ठीक है, ये है वजाइना और ये है यूट्रस। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अपन को रफ डायग्राम समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मान लिया कि ये वाला पार्ट क्या है, इंटरनल ओस है। तो यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो इस जगह हुआ है। ठीक है, इम्प्लांटेशन जो हुआ है प्लेसेंटा को इस जगह है, और ये यहाँ से कम जो है 3 सेंटीमीटर की दूरी है। मीन्स इंटरनल ओस और प्लेसेंटा के बीच में जब 3 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है, उस चीज़ को, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। मतलब पहले फिटस बाहर आ सकता है और उसके बाद में प्लेसेंटा आसानी से बाहर आ सकता है।
मीन्स अगर अपन ये कहें कि इसके अंदर होता क्या है लो लाइंग प्लेसेंटा के अंदर, कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन जो होता है वो इंटरनल ओस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे या फिर जो है इंटरनल ओस से थोड़ी दूरी पे होता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रेविया। और प्लेसेंटा का जो मैक्सिमम पार्ट है वो अपर यूटेन सेगमेंट में है और थोड़ा बहुत पार्ट जो है लोअर यूटेन सेगमेंट में है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रेविया। फिर बात करते हैं अपन टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड को क्या कहा जाता है, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया के अंदर क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होती है वो इंटरनल ओस की मार्जिन तक पहुंच जाता है बट उसको कवर नहीं करता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, ये इंटरनल ओस है और ये अपना वजाइना है, ठीक है। ये इंटरनल ओस हो गया। अब यहाँ पे जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा है वो बिल्कुल इसके पास में है, क्या कह सकते हैं, मार्जिन तक पहुँच गया है बट उसको कवर नहीं किया। मतलब यहाँ पे इस तरह हो सकता है कि इम्प्लांटेशन जो है कुछ इस तरह हो गया है कि वो इंटरनल ओस के मार्जिन तक है बट उसको जो है बिल्कुल भी क्या कर रहा है, कवर नहीं कर रहा है। उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया। अगर अपन इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, द प्लेसेंटा रीच द मार्जिन ऑफ इंटरनल ओस। मतलब इंटरनल ओस की मार्जिन तक पहुंच गया है बट उसको कवर नहीं किया, बट डज नॉट कवर इट। उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि प्लेसेंटा मार्जिन तक तो पहुंचा है पर उसको कवर नहीं किया। अब ये फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है एंटीरियर प्लेसेंटा प्रेविया और एक होता है पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रेविया। समझिए, एंटीरियर साइड में क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये एंटीरियर साइड में जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसकी तरफ क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ किसका, प्लेसेंटा का। तो मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी क्या है, पॉसिबल है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी, कॉर्ड प्रोलैप्स। अब कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होती है, एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, इसका इम्प्लांटेशन एंटीरियर साइड में जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वहाँ हुआ है। बट कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या हो सकती है, प्रोलैप्स हो सकती है वाया द वजाइना, मतलब वजाइना के द्वारा बाहर जा सकती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे भाई, तो उस केस में आप एक पोजीशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन आता है कि हम कॉर्ड प्रोलैप्स के केस में अपन कौन सी पोजीशन देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये होती है अपनी क्या, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ठीक है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होती है। तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, बेड वाला एरिया, ठीक है, इस तरफ बेड वाला एरिया है, इधर पाँव, इस तरफ पाँव है और इस तरफ हेड है, ठीक है, ये वाला हेड वाला एरिया। तो अब क्या होगा कि जब अपन इस तरह की पोजीशन देंगे, ठीक है, इसको अपन थोड़ा एलिवेट कर देंगे तो इससे क्या होता है कि वो अंदर की तरफ रह जाएगा, कॉर्ड प्रोलैप्स नहीं हो पाएगी। तो अपन को बस तैयार रखना है कि पोजीशन में अपन क्या देते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स की पोजीशन में अपन ट्रेंडलर पोजीशन जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एंटीरियर प्लेसेंटा प्रेविया है जहाँ पर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है प्लेसेंटा का वो किस तरफ हो जाता है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री। सैक्रल प्रोमिनेंट क्या होता है, पीछे की तरफ होता है, ठीक है। सैक्रल प्रोमिनेंट क्या होता है, पीछे की तरफ। मतलब जैसे अगर अपन ऐसे माने तो इस तरफ होता है सैक्रल प्रोमिनेंट्री और इस तरफ होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस और ये होता है सैक्रल प्रोमोनेंट्री। अगर इस तरफ हो जाएगा इम्प्लांटेशन, समझ लीजिए इस तरफ इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इस तरफ अगर हो जाता है तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो होती है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो होती है किसकी, इनलेट की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर अगर डिक्रीज होगी, ये वाले डायमीटर अगर डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा कि जो फिटस का हेड है ना, वो फिटस का जो हेड है वो उसमें क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। मीन्स क्या हो सकता है, जो फिटल हेड है वो इसमें क्या हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है, वहीं रुक सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिटल हेड जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो सकता है। फिटल हेड अगर कंप्रेस हो गया तो फिटल हार्ट रेट क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। फिटल हार्ट रेट अगर डिक्रीज होगी तो इसके अंदर क्या हो सकता है, बच्चे की जो है डेथ भी हो सकती है। मीन्स ये प्लेसेंटा प्रेविया किस टाइप का है, डेडली टाइप का है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, डेंजरस प्लेसेंटा प्रेविया,
इसीलिए इससे और क्या कहा जाता है, स्टॉल वर्थी साइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टॉल वर्थी साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओवरऑल क्या देखा है, हमने ये देखा है कि अगर सैक्रल प्रोमोनेंटली की तरफ अगर इम्प्लांटेशन होता है तो क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर डिक्रीज होगी, फिटल हेड उसके अंदर फंस जाता है। फिटल हेड फंसने की वजह से क्या होता है, फिटल हेड फंस जाता है, जिसकी वजह से फिटल हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिटल हार्ट रेट डिक्रीज होने की वजह से क्या हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। मतलब ये कैसी कंडीशन हो गई, डेंजरस कंडीशन हो गई। और इस डेंजरस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, स्टॉलवर्ती साइन। बट इसमें एक चीज़ ये भी देखिएगा कि ये जो स्टॉलवर्ती साइन की बात हो रही है, इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि भाई प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन जो है वो सैक्रल प्रोमोनेंट की तरफ है। एक बहुत सारे कारण ऐसे भी हो सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि फिटल हेड कंप्रेस हो जाए, तब भी वो क्या हो सकता है, उसके लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर हमेशा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो डिक्रीज होगी और बच्चा का हेड फंसने की वजह से फिटल हार्ट रेट डिक्रीज होगी। नॉर्मल कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो अपन ने दो टाइप पढ़े, एक तो पढ़ा एंटीरियर और एक पढ़ा है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर की केस के अंदर नॉर्मल वजन डिलीवरी क्या हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट एंटीरियर के अंदर क्या है, पॉसिबल है, संभव है, उसमें किया जा सकता है, बट इसमें अपन नहीं कर सकते। तो ये अपना था टाइप सेकेंड। और अब अपन बात करते हैं टाइप थ्री की। अपन बात करते हैं टाइप थ्री प्लेसेंटा प्रेविया। टाइप थ्री प्लेसेंटा प्रेविया क्या कहते हैं, इसे अपन क्या कह सकते हैं, इसे अपन कहते हैं इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया। इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया कैसे कहा जाता है, टाइप थ्री का। मतलब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लेसेंटा इनकम्प्लीट या पार्शियल, मतलब जो सर्वाइकल ओस है, ये अपन मान के चलते हैं ये क्या है, सर्वाइकल ओस है, इसको पार्शियली कवर कर रहा है ना, पार्शियली कवर कर रहा है, मतलब एंटायरली कवर नहीं करेगा, क्या कह सकते हैं, पार्शियली कवर करेगा। डायग्राम से अगर अपन समझें तो क्या हो रहा होगा, ठीक है, और ये क्या है इसका, ये क्या है, वजाइना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंटरनल ओस है, तो ये इंटरनल को कुछ इस तरह कवर करेगा, मतलब पूरी तरह से कवर नहीं करेगा। इम्प्लांटेशन जो होगा कुछ इस तरह होगा, जहाँ पे उसने उसको पार्शियली या इनकम्प्लीटली क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट या पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया। इसमें एक चीज़ और भी है, जब ये तो वो कंडीशन है जहाँ पर जो ये ओस है वो पूरी तरह से डायलेट नहीं, अगर ये ओस पूरी तरह से डायलेट हो जाए, ठीक है, ओस पूरी तरह से डायलेट हो जाए, इतना डायलेट होगा, तब तो क्या होगा, ये थोड़ा बहुत इसको कवर कर पाएगा। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, फुली डायलेटेड। फुली डायलेटेड अगर होगा तो उस केस में क्या होगा, पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया। मतलब इन प्लेसेंटा पार्शियली कवर द इंटरनल ओस इज नोन एज इनकम्प्लीट पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया। तो अपन क्या इसमें नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है क्या, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी यहाँ पे भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, एक्चुअली नॉर्मल केस में क्या होता है कि जैसे ये बेबी लगा हुआ होता है, यहाँ पे प्लेसेंटा होती है और यहाँ पे ये बेबी से जुड़ा हुआ होता है, बेबी ग्रोथ करता रहता है, और जब लेबर का टाइम आता है तो सबसे पहले बेबी जो है वो डिलीवर होता है बाया इस रूट से, और फिर प्लेसेंटा का हो जाता है। बट अब जब प्लेसेंटा है ना, जिस रूट से बच्चा निकलेगा उस रूट को ही क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा है, तो उस केस में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल कैसे हो सकती है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, सिजेरियन सेक्शन करना होगा। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन को क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया। अब लास्ट अपन बात करते हैं टाइप फोर्थ प्लेसेंटा प्रेविया, जिसे क्या कहा जाता है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है, कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि ये अगर इंटरनल ओस है तो इस इंटरनल ओस को पूरी तरीके से क्या होगा, कवर किया जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया। मतलब एग्जाम्पल से अपन समझें तो ये कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है, ये इंटरनल ओस है और ये वजाइना। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन हुआ है कुछ इस तरह हुआ है। ठीक है, इस तरह हुआ है और फिटस क्या है, ऊपर लगा हुआ है इस तरह। ठीक है, तो जब उसने पूरा इसको कवर कर लिया है तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी क्या होगी, यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी क्या, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होगी क्या, नहीं होगी, एब्सेंट। क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। तो ये तो थ्योरेटिकल पर्पस पे आपने समझा कि टोटल 4 टाइप के प्लेसेंटा प्रेविया है। बट अगर अपन बात करें क्लिनिकली, तो क्लिनिकली इसको जो है डिवाइड कर रखा है दो टाइप में। एक होता है माइल्ड वन, माइल्ड डिग्री, और एक होता है मेजर
डिग्री। ठीक है, माइल्ड डिग्री जो होता है उसके अंदर क्या आता है, माइल्ड डिग्री के अंदर आता है दो टाइप, टाइप फर्स्ट लो लाइंग प्लेसेंटा, टाइप सेकंड के अंदर मार्जिनल प्लेसेंटा के अंदर भी कौन सा, एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा, एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया। तो ये तो क्या है, माइल्ड डिग्री है। मॉडरेट की अगर अपन बात करें या मेजर डिग्री की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, टाइप 3 जिसमें आता है इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रेविया, और टाइप 4 कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया, और लास्ट वन आता है टाइप सेकंड भी इसी में इंक्लूड है। बट टाइप सेकंड में कौन सा आता है इसके अंदर, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है, तो क्लिनिकली हमने इसको डिवाइड किया है माइल्ड और मेजर के अंदर। माइल्ड के अंदर टाइप फर्स्ट और सेकंड आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूछे कि माइल्ड के अंदर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी क्या होती है, पॉसिबल होती है, तो ये क्या बात सही है, हाँ ये एकदम सही है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। बट अगर अपन बात करें मेजर डिग्री की, तो मेजर डिग्री में तीनों के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है सिजेरियन सेक्शन का। क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन का। ये जनरली क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं साइन सिम्टम, डायग्नोसिस एंड देन मैनेजमेंट की। देखिए, एक इम्पोर्टेंट नोट की अगर अपन यहाँ बात करें तो अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता, अगर इंटरनल ओस और जहाँ पे प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हुआ है, प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन हुआ है, वहाँ पर अगर दूरी विद इन 2 सेंटीमीटर की, मतलब 2 सेंटीमीटर तक की दूरी अगर है, तो उस केस के अंदर हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जो है वो नहीं करवा सकते, वहाँ पे हमें सी सेक्शन करवाना होता है। ठीक है, और अगर वैल्यू 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ना, 2 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जो है वो क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, ये बात हो रही है डीसी दत्ता के अकॉर्डिंग, तो ये कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, तो ये अपन एक बात देखी। अब बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स के। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिम्टम हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलता है वजाइनल ब्लीडिंग। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लेसेंटा है वो इम्प्लांटेड कहाँ है, नीचे की तरफ इम्प्लांटेड है। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पे थोड़ा थोड़ा एरिया प्लेसेंटा का सेपरेट होगा, तो ब्लीडिंग क्या होगी, हमें किस तरह की देखने, जो ब्लड होगा वो कलेक्ट तो होगा नहीं, और जैसे वहाँ से सेपरेट होगा, जो यूट्रोसाइनस बनेंगे, फोल्ड बनेंगे, साइनसेस बनेंगी, तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी और वो वजाइना बाहर आएगा। मीन्स किस तरह की ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ब्राइट रेड कलर। ठीक है, ब्राइट रेड कलर की हमें क्या देखने को मिलेगी, वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वजाइनल ब्लीडिंग जो होता है वो पेनलेस होगा, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा, पेनलेस कंडीशन होती है। पेनलेस के अलावा इसका जो कॉज होता है वो भी कुछ नहीं होता, इसलिए इसे कॉजलेस भी कहा जाता है। तो ये कैसी ब्लीडिंग होती है, पेनलेस होती है, बिना किसी कारण के होती है, और ये ब्लीडिंग किस टाइप की होती है, रिकरेंट ब्लीडिंग होती है, मतलब कि बार बार होती है, रिकरेंट ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा किस टाइप की होती है, रिवील्ड ब्लीडिंग होती है। रिवील्ड का मतलब क्या होता है कि जब ब्लीडिंग हो रही है तो वो अंदर यूट्रस के अंदर क्या होगी, कलेक्ट नहीं होगी, वो डायरेक्ट क्या होगी, बाहर आएगी, क्योंकि जो ब्लीडिंग का सोर्स है ना, ब्लीडिंग का जो सोर्स है वो क्या है, बिल्कुल पास में ही है। मतलब प्लेसेंटा यहाँ से ऐसे लगी हुई है सर्वाइकल ओस के, कोई सा भी टाइप है, प्लेसेंटा यहाँ पे लगी हुई है, और जैसे ही वो यहाँ से सेपरेट होती है तो वहाँ कलेक्ट नहीं होता, सीधी वो है जो है इस रूट के द्वारा क्या हो जाती है, बाहर जाती है। तो यहाँ पे किस टाइप की ब्लीडिंग होती है, रिवील्ड होती है, मतलब जो भी हुआ, जैसे ब्लड आएगा वो कलेक्ट नहीं होता है, वो वेजाइना के द्वारा बाहर आ जाता है, तो उसे कहा जाता है रिवील्ड ब्लीडिंग, जो कि क्या होती है, कंसील्ड ब्लीडिंग के अपोजिट होती है। कंसील्ड में क्या होता है, कलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जो वेजाइन ब्लीडिंग हो रही है उसमें किसी प्रकार कोई पेन नहीं होता है, ना कोई कारण होता है, बार बार होती है, रिवील्ड होती है, ब्राइट रेड कलर की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके क्या होते हैं, फीचर होते हैं। इसके अलावा ये जो ब्लीडिंग हो रही है, इस ब्लीडिंग का एक्टिविटी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होता है, कोई एक्टिविटी के साथ कोई रिश्ता या कोई नाता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये ब्लीडिंग जो होती है वो हमें स्लिप में भी देखने को मिल सकती है। मतलब अगर फीमेल अगर सो रही है ना, जो अपन स्लीपिंग करते हैं, स्लिप करने के बाद में जब वो सुबह उठती है तो उसे अचानक से जो है ये जो भी क्लॉथ है वो
ब्लड से सने हुए देखने को मिलता है, मीन्स ये स्लिप में भी देखने को मिल सकता है। तो इसका एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता है, या फिर अपन कह सकते हैं ब्लीडिंग जो होती है एसोसिएटेड नहीं होती है एक्टिविटी के साथ। ये रेस्टिंग कंडीशन जैसे कि स्लिप के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो ये मेन सिम्टम होता है किसका, इसका प्लेसेंटा प्रेविया का, वो क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा क्या होता है कि यूट्रस की अगर अपन बात करें कि यूट्रस हमें कैसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो यूट्रस है, ठीक है, ये जो यूट्रस है, सेकंड सिम्टम की बात करें अपन यूट्रस, तो यहाँ पे जो यूट्रस होता है वो एकदम हमें सॉफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है, सॉफ्ट रिलैक्स देखने को मिलता है, या फिर इसमें हमें किसी प्रकार की कोई टेंडरनेस जो है देखने को नहीं मिलती है। टेंडरनेस क्या होती है इसके अंदर, एब्सेंट होती है, ठीक है, ठीक है। तो यूट्रस के बारे में अपन देख लिया। इसके अलावा जो यूट्रस होता है वो उसका जो साइज होगा, साइज ऑफ यूट्रस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गेस्टेशनल पीरियड की, मतलब जितना गेस्टेशन के अकॉर्डिंग एक साइज होना चाहिए यूट्रस का, उतना ही साइज यूट्रस का यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, ये तो अपन ने सिम्टम की बात करी है। कुछ साइन की अगर अपन बात करें तो जनरली क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेविया मेजोरिटी के अंदर अगर हम बात करें, जो अपन ब्लीडिंग की बात की थी उसमें एक पॉइंट छोड़िए, ज़्यादातर मेजोरिटी में ब्लीडिंग जो होती है वो 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, मतलब गेस्टेशन के जो 38वां हफ्ता होता है उससे पहले पहले जो है ब्लीडिंग अपन को देखने को मिलती है। मतलब 38 वीक ऑफ मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर अपन को 38 वीक ऑफ गेस्टेशन, 38 वीक से पहले अपन को ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि प्लेसेंटा प्रेविया जो होता है, जो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन होती है, प्री एक्लेम्सिया की जो कंडीशन होती है वो इस कंडीशन को क्या कर देती है, और ज़्यादा एग्रेवेट कर देती है, और ज़्यादा ख़राब कर देती है। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं कि जो फिटल हार्ट साउंड होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फिटल हार्ट साउंड इज़ प्रेजेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिसमें वजाइनल ब्लीडिंग हो गया, यूट्रस के बारे में हो गया, और अगर पहले से कोई डिजीज़ है वो इसको और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। फिटल हार्ट साउंड जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें अपन ने इसमें देख ली। तो ये तो था इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स। अब अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है प्लेसेंटोग्राफी। प्लेसेंटोग्राफी मतलब क्या होता है कि सोनोग्राफी अपन कराते हैं, उसमें अपन को प्लेसेंटा के पता चल जाता है कि प्लेसेंटा जो है कितनी डिग्री का है, कौन सा टाइप का प्लेसेंटा है। ये हमें प्लेसेंटा के जब मीन्स जो अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें अपन को पता चल जाता है कि प्लेसेंटा किस टाइप का कौन सी डिग्री है, उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी बात आती है कि कभी भी पीवी नहीं की जाती है। पीवी जो है यूजुअली नॉर्मली क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, नॉर्मली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कि इन द केस ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया, क्योंकि पीवी अपन करने जाएंगे, ठीक है, पीवी अपन पर वेजाइनल अपन करेंगे और प्लेसेंटा यहीं पे लगी हुई होगी, तो क्या होगा, अपन गलती से और प्लेसेंटा को कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, जिससे ब्लीडिंग का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और बच्चे की फिटल हार्ट साउंड और कम हो सकती है, मतलब कंडीशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पीवी करना प्रीफर नहीं करते हैं, पीवी जो है नहीं किया जा सकता। अगर हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई ब्लीडिंग जो है वो रुकी है या नहीं रुकी है, या फिर जो वल्वल पैड अपन डालते हैं उससे अपन पता लगा लेते हैं कि कितना अमाउंट जो है ब्लीडिंग का हुआ है या कितना ब्लड लॉस हुआ है। बट यूजुअली ये जो है प्रीफर नहीं की जाती। बट अगर पूछ ले जाए कि अगर करना हो तो करना हो तो डबल सेटअप एग्जामिनेशन ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर फिर अपन इसको करते हैं, जहाँ पे अपने पास सारे सिजेरियन की जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह अवेलेबल है, या फिर एनेस्थीसिया के अंदर अपन इसको जो है परफॉर्म करते हैं। बट जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, पर अगर करना चाहें तो फिर अपन जो है ऑपरेशन थिएटर में ओटी के अंदर अपन डबल सेटअप एग्जामिनेशन में इसका कर सकते हैं। अब जैसे अपन ये अल्ट्रासोनोग्राफी करा रहे थे, ये अपन ट्रांस एब्डोमिनल भी कर सकते हैं। देखिए, ट्रांस एब्डोमिनल भी कर सकते हैं, ट्रांस वेजाइनल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एमआरआई भी की जा सकती है, बट एमआरआई प्रीफर इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो इसलिए अपन जनरली सोनोग्राफी से ही काम चलाते हैं, और पीवी जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अब बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है प्लेसेंटा प्रेविया के केस की। तो देखिए, अपन ने जैसे ये देख लिया। इसके अलावा एक बात याद रखिए, प्लेसेंटा प्रेविया के अंदर माल प्रेजेंटेशन भी बहुत कॉमन होता है, माल प्रेजेंटेशन बहुत कॉमन होता है, ठीक है। माल प्रेजेंटेशन कॉमन जनरली जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, ब्रीच हो गया, या फिर
ट्रांसवर्स लाई हो गया, ये नॉर्मली देखने को मिलता है प्लेसेंटा प्रेविया के अंदर। अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में एक तो क्या होता है, प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव मैनेजमेंट हो सकता है। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखा जाता है कि जो फीमेल है वो अगर रेगुलर एंटीनेटल चेकअप पे आती है, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, तो उससे क्या होता है, कंडीशन का जल्दी पता चल जाता है। या फिर हम जो है उसकी सोनोग्राफी करवा लें कितने हफ्ते पे, जनरली 20 वीक के आसपास, या अगर अपन डायग्नोसिस करें, है ना, 20 वीक्स, या फिर उसको फिर अपन 34 वीक्स पे वापस एक बार रिवाइज करवाते हैं। तो उस केस में हमें जो है पता चल जाता है कि प्लेसेंटा जो है उसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो एक तो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसकी कंडीशन क्या है, ब्लड प्रेशर वगैरह क्या है, या फिर हम इससे जनरली एनीमिया का पता लगा लेते हैं। ठीक है, अगर एनीमिक है और प्लेसेंटा प्रेविया होगा, ब्लीडिंग होगा, तो और ज़्यादा चांस होंगे कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाना चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राम मतलब एंटीनेटल डायग्नोसिस, एंटीनेटल मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है उसका डायग्नोसिस कराना चाहिए, खासकर अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि रिपीट करनी चाहिए 20 वीक के बाद में, 34 वीक में, ताकि अपन डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकें। इसके अलावा जो वार्निंग हैमरेज है, वार्निंग हैमरेज का मतलब क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है कुछ वीक्स बाद, या सेकेंड ट्राइमेस्टर के अर्ली के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग को अपन वार्निंग हैमरेज कहते हैं। मतलब उसको अपन को जो है अवॉइड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस केस में अगर होती है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हो सकता है कि आगे जाके ये प्लेसेंटा प्रेविया निकले, तो हमें उस वक्त सोनोग्राफी करवा के उसका पता लगा लेना चाहिए। तो वार्निंग हैमरेज जो होती है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है अपन कर सकते हैं। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर खत्म हो गया, इसके बाद में बात करते हैं ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल। मतलब जैसे हॉस्पिटल में अपन फीमेल को ला चुके हैं, उसके बाद अपन क्या क्या करेंगे। तो हॉस्पिटल में लाने के बाद में सिंपल सी बात है, अपन वही करेंगे जैसे कि एक लार्ज बोर आईवी कैनुला जो होता है वो लगाएंगे, ताकि अपन फ्लूइड एडमिशन कर सकें। जनरली कौन सा, एनएस फ्लूइड एडमिशन किया जाता है। इसके अलावा उसके ब्लड सैंपल, ठीक है, ब्लड सैंपल लिए जाते हैं ताकि अपन सीबीसी की जांच करा सकें, हमें ये पता चले कि उसका हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना है, उसका हेमाटोक्रिट वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं। और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें हम पता लगा लेते हैं, ताकि क्या पता हमें जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होता है, हमें ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ठीक है, फीमेल एनीमिक है या नहीं है इसके बारे में पता चाहिए, तो हमें सीबीसी की वगैरह अपन जो ये जांच वगैरह कर लेते हैं। इसके अलावा फटाफट एक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है, जनरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है। या फिर इसके अलावा अपन वल्वा का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ वल्वा। जनरली वल्वा का इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है, बट अपन ये देखने कर सकते हैं कि ब्लीडिंग जो है रुकी है या नहीं रुकी है। और जो वल्वल पैड्स होते हैं उनका पता करते हैं कि भाई कितनी अमाउंट में ब्लीडिंग हुई है। तो ये जनरल चीज़ें की जाती है, जैसे लार्ज बोर आईवी कैनुला हुआ है, ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हो गया, वल्वा का इंस्पेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। अब मेनली यहाँ पे अपन को दो टाइप के मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ठीक है, एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। अब दोनों में क्या क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और मेन अंतर क्या होता है कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के अंदर जो फीमेल आती है वो कैसी होती है, हीमोडाइनेमिकली स्टेबल होती है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे होती है, अनस्टेबल होती है। हीमोडाइनेमिकली स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ, या फिर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में जो केस आएगा उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है, देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा। उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो फीमेल है उसकी जो हीमोग्लोबिन है वो 10% से ज़्यादा है। SCT मीन्स हीमेटोक्रिट वैल्यू जो होते हैं वो कितनी है, 30% से ज़्यादा है। मीन्स उसका ब्लड सर्कुलेशन जो कंडीशन है वो क्या एकदम से स्टेबल है। इसके अलावा उसके इंस्पेक्शन किया जाता है, मतलब अपन उसका एब्डोमिनलाइजेशन वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती है। मतलब फीमेल जो है उसका अगर हीमोग्लोबिन 10 से ज़्यादा है और हीमेटोक्रिट 30% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या, स्टेबल है। और अनस्टेबल का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन SCT दोनों वैल्यू क्या है, बिल्कुल कम है। तो ये मेन क्राइटेरिया होता है मैनेजमेंट का। अब अपन मैनेजमेंट कैसे करते हैं एक्सपेक्टेंट की, तो इसमें देखिए एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में दो कंडीशन हमारे पास निकल के आएगी। एक कंडीशन निकल के आती है कि फीमेल आई है वो 37 वीक से पहले की है, और एक फीमेल आई है जिसको 37 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं। तो जहाँ 37 वीक से पहला ही है, तो उस केस में तो हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखते हैं।
जब तक कि फीमेल कितनी कहाँ तक नहीं पहुंच जाए, 37 वीक तक ना पहुंच जाए। दूसरी कंडीशन होती है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 37 वीक से ज़्यादा है और एपीएच की कंडीशन आ रही है, तो उस केस में क्या होता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, टर्मिनेट द प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का मतलब होता है कि बेबी को जो है डिलीवर कर दिया जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर की शुरुआत कराई जाती है, जिसमें लेबर इंड्यूस कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से और प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से हम क्या करेंगे, लेबर का इंड्यूस कराएंगे और बेबी को डिलीवर कर देंगे। तो ये दोनों एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट की बात थी, जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि 37 वीक से पहले की फीमेल है या वीक उसको 37 से ज़्यादा हो गया है तो हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। कम हो गया है और फीमेल जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, ठीक है, फीमेल हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 37 वीक तक का इंतज़ार कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट जो होता है उसमें हम क्या करेंगे। तो एक्टिव मैनेजमेंट में 2 कंडीशन होती है, ठीक है। एक कंडीशन तो होती है कि भाई उसको जो है अभी 34 वीक नहीं हुआ है, तो अगर उसको 34 वीक के पहले चल रही है, मतलब अभी तक 34 वीक से पहले चलने में एक समस्या क्या आ रही है कि लंग जो है बच्चे के वो मेच्योर नहीं हुए, फीटल लंग मेच्योर नहीं हुए, बच्चे के जो लंग्स है वो मेच्योर नहीं हुए। अगर लंग्स मेच्योर नहीं हुए और हम उसको डिलीवर करा देंगे तो मतलब क्या है, वो आफ्टर द डिलीवरी बच्चा जो है अपने आप से रेस्पिरेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर अपन 34 वीक से पहले डिलीवरी कराते हैं तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी के 12 से 24 घंटे पहले, बिफोर 12 to 24 आवर, हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन बीटा मिथासोन का इंजेक्शन देंगे। कितना एम जी देंगे, तो ये हम जनरली 12 से 24 एम जी देते हैं, 12 से 24 एम जी देते हैं इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, जिससे फिटल लंग मेच्योर हो जाए और अपन बेबी को डिलीवर कर लेते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा कि इस एक्टिव मैनेजमेंट में हम क्या पोजीशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, यहाँ पे अपन पोजीशन देते हैं रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देने का मतलब क्या हुआ कि हम, ये तो होती है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्स ट्रेंडल, मतलब ये वाली पोजीशन अपन देते हैं। इससे क्या होता है कि जब बेबी है वो जब नीचे की तरफ आता है तो वो क्या करेगा कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको क्या करेगा, प्रेजेंटिंग पार्ट पुश करेगा, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्टिव मैनेजमेंट में कौन सी पोजीशन दी जाती है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दी जाती है, ताकि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या करेगा, उस चीज़ को क्या करेगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये वाला प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो यह प्रेजेंटिंग पार्ट जो होगा, जैसे ब्लीडिंग का पोजीशन ये है, तो प्रेजेंटिंग पार्ट जब आएगा तो इस फिटल हेड इसको कंप्रेस करेगा, जिससे क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो ये पोजीशन का अपना एडवांटेज होता है। देखिए अभी तक मैंने बात करी कि भाई एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर अपन ने 34 वीक से पहले की बात कर ली है, कि 34 वीक से पहले की बात अपन ने कर ली कि किस तरह जो है उसकी डिलीवरी कराई जाती है। अब आता है कि अपन जो डिलीवरी करवा रहे हैं या बेबी जो है करवा रहे हैं, तो उसमें कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा। तो जैसे अपन ने पहले भी बात करी थी कि 2 टाइप हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर एंटीरियर। अगर ये वाली कंडीशन है तो उस केस में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवाई जाती है। टाइप सेकंड पोस्टीरियर, थर्ड और फोर्थ है तो उस केस के अंदर सिजेरियन सेक्शन करवाया जाता है या लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन अपन परफॉर्म करते हैं। बट एक चीज़ आप ये भी देखिए, ज़्यादातर जो है आजकल सिजेरियन सेक्शन को ही जो है तवज्जो दी जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो फीमेल है उसके अंदर ब्लड लॉस भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा फिटल लाइफ जो है, बच्चे की जो ज़िंदगी है उसके चांस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादातर जो है सीजेरियन सेक्शन को ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगर टाइप फर्स्ट है और वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है तो अपन करवा लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होने के बाद में भी हम ये चेक करते हैं कि कितना अमाउंट ब्लड लॉस हुआ है, फीमेल पहले एनीमिक थी या नहीं है, प्री एक्लेम्सिया कंडीशन नहीं, इन सारी चीज़ों को जो है चेक किया जाता है। तो एक्टिव मैनेजमेंट में हमारे पास आया कि भाई कोई सा भी वीक हो, ज़्यादातर जैसे 34 वीक से पहले का केस आया है तो हम एक फिटल लंग मेच्योर करवाने के बाद में अगर हमारे पास ये दोनों टाइप के हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कराते हैं, उसकी डिलीवरी करवाते हैं। और जो अपना एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट था उसमें हमारे पास ये कंडीशन थी कि वहाँ पे वो
वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल थी, बट जो एक्टिव है वहाँ पे फीमेल क्या अनस्टेबल है, मीन्स वहाँ पे पहले से ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी है, एनीमिक है, प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन है। तो उस केस में फिर अपन क्या करते हैं, बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं वाया सीजरियन सेक्शन। जब ये दो इस टाइप के मतलब मेजर डिग्री हो और अगर माइनर माइल्ड डिग्री है तो अपन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। तो ये अपने कुछ मैनेजमेंट था। तो इसी के साथ अपना जो है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।